मेरा नाम दिव्या है। लोग कहते हैं कि इंसान की किस्मत ऊपर वाला लिखता है, पर कभी-कभी मुझे लगता है कि ऊपर वाले ने मेरी किस्मत अच्छी नहीं लिखी। मैं जब छोटी थी ना, तो तब मुझे समझ ही नहीं आता था कि बाकी बच्चों की तरह मैं क्यों नहीं भाग पाती हूँ। सीढ़ियाँ उतरते वक्त मेरा पैर क्यों कांपने लग जाता है और लोग मुझे देखकर धीरे-धीरे बातें क्यों करने लगते हैं। मेरी माँ कहती थी कि उस एक्सीडेंट में मैंने अपने पापा के साथ-साथ अपने पैर की ताकत भी खो दी थी। उस दिन पापा हमेशा के लिए हमें छोड़कर चले गए और मैं जब से लंगड़ाकर चलने लगी। पापा के जाने के बाद मम्मी मुझे लेकर मामा के घर आ गई थी। मामा बहुत ज़्यादा अच्छे थे। उन्होंने कभी भी हमें पराया महसूस ही नहीं होने दिया। मगर शायद हर घर में कोई ऐसा ज़रूर होता है जिसको किसी की मजबूरी चुभने लगती है, और हमारे लिए वो इंसान मेरी मामी थी। उनकी नज़रों में हम दोनों माँ बेटी इस घर पर बोझ थे। सुबह को आँख खुलते ही उनके ताने शुरू हो जाते थे। अरे ये लड़की इतनी बड़ी हो गई है, पर इसकी चाल तो देखो, पता नहीं कब तक ये दोनों माँ बेटियां बैठकर खाएंगी। और ऊपर से ये लंगड़ी लड़की, इसने तो हमारा दिमाग खराब कर रखा है। पहले ये बातें सुनकर मैं रोती थी, बहुत ज्यादा रोती थी। मगर धीरे धीरे शायद मेरी आंखों ने भी समझ लिया कि इस घर में आंसुओं की कोई कीमत नहीं है। मेरी मामी की भी एक बेटी थी, वो मेरी ही उम्र की थी। हम लोग एक ही स्कूल में पढ़ते थे, पर हमारी जिंदगी में जमीन आसमान जैसा फर्क था। जहाँ पर मायरा के लिए हर त्योहार पर नए कपड़े लाए जाते थे, वहीं मेरे हिस्से में उसके पुराने सूट आते। जहाँ उसके गिर जाने पर पूरा घर घबरा जाता और परेशान हो जाता था, वहीं मेरे दर्द पर लोग कहते कि अरे इसकी तो आदत है, हर वक्त का यही ड्रामा है। कभी कभी रात को मैं चुपके से अपनी टेढ़ी टांग को हाथ लगाकर बस एक ही सवाल खुद से पूछती कि अगर मैं ऐसी नहीं होती तो क्या मेरी मामी मुझे थोड़ा सा प्यार करती। पर उस सवाल का जवाब शायद ऊपर वाला भी नहीं देना चाहता था। उस दिन भी बाकी दिनों की तरह ही मेरी सुबह मामी की तेज आवाज से हुई थी। दिव्या, इतनी देर तक सोती रहेगी तू? अब आटा भी गूंदना है और मेरी बेटी मायरा का टिफिन भी पैक करना है। उनकी आवाज पर मैं एक झटके से उठ गई। पैर नीचे रखते ही हमेशा की तरह हल्का सा दर्द हुआ, पर अब उस दर्द की आदत पड़ गई थी। मैंने जल्दी से अपना दुपट्टा ठीक किया और किचन में चली गई। मेरी मम्मी पहले से ही वहां पर खड़ी हुई थी, चुपचाप सब्जी काट रही थी। उनके चेहरे पर वही थकन थी जो पिछले कई सालों से मैं हर सुबह उनके चेहरे पर देखती थी। उन्होंने धीरे से मेरी तरफ देखा। आराम से चल बेटी, गिरना मत। इस पर मैं बस हल्का सा मुस्कुरा दी, क्योंकि हम दोनों ही जानते थे इस घर में गिरने की इजाज़त सिर्फ शरीर को थी, हमारे दिल को नहीं। फिर मैंने आटा गूंथना शुरू कर दिया। तभी मायरा फ़ोन हाथ में लिए हुए किचन में आई। मम्मी, आज मुझे स्कूल जल्दी जाना है, टीचर ने मुझे जल्दी बुलाया है। मामी तुरंत उसके पास चली गई। अच्छा ठीक है बेटा, तू बैठ, मैं तेरे लिए नाश्ता बनवाती हूँ। फिर उन्होंने मेरी तरफ घूर कर देखा। और तू जल्दी हाथ चला, हर काम में बस सुस्ती भरी हुई है। और मैंने बिना कुछ कहे सर झुका दिया। मायरा ने मुझे ऊपर से लेकर नीचे तक देखा और होठ दबाकर हंसने लगी। मम्मी, इसको बोलो स्कूल नहीं जाया करे। जब सब इसको मेरे आसपास खड़े हुए देखते हैं ना, तो मेरा भी मजाक बन जाता है। उसकी बात सुनकर मेरे हाथ एक पल को रुक गए। मम्मी ने तुरंत से मायरा को देखा। शायद उनको बुरा लगा था, मगर वो कुछ बोली नहीं, क्योंकि इस घर में उनकी आवाज़ उतनी ही दब गई थी जितनी उनकी जिंदगी पर। मामी इस बात पर ज़रूर बोल पड़ी, गलत क्या कहा उसने? आधा समय तो इसको चलने में ही लग जाता है। मेरे अंदर कुछ चुप सा गया, पर मैंने फिर भी खुद को संभाल लिया और कहा कि स्कूल जाना मुझे अच्छा लगता है। वहाँ पर भी लोग बातें करते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं, पर फिर भी वो घर से काफ़ी बेहतर था, क्योंकि वहाँ कम से कम कुछ घंटे के लिए मुझे ऐसा तो लगता था कि मेरी ज़िंदगी सिर्फ तानों तक ही नहीं घूमती। मैं टिफ़िन पैक कर ही रही थी कि अचानक से मेरा पैर हल्का सा मुड़ गया और स्टील का डब्बा हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। आवाज़ होते ही मामी गुस्से से आई, एक काम भी ढंग से नहीं होता है तुमसे? मैं तुरंत नीचे झुककर डब्बा उठाने लगी। सॉरी मामी, मुझसे गलती से गिर गया। अभी मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उन्होंने मेरे हाथ से डब्बा झटक कर छीन लिया। गलती? तेरी तो पूरी जिंदगी ही गलती है। किचन में अचानक सन्नाटा छा गया। मम्मी का चेहरा भी उतर गया था और मायरा चुप खड़ी हुई अपना फ़ोन चला रही थी, जैसे ये सब उसके लिए बिल्कुल आम बात हो। और मैं बस नीचे फर्श को देखती रह गई, क्योंकि कुछ बातें इंसान के कानों से नहीं बल्कि सीधे दिल में जाकर लगती हैं। मेरा दिल बहुत ज़्यादा रो रहा था, पर मैं किससे क्या कहती। वक्त धीरे धीरे बीतता चला गया। देखते ही देखते मैं और मायरा दोनों बड़े हो गए।
अब हम स्कूल नहीं कॉलेज जाते थे। मायरा पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई थी। मामी हर किसी के सामने उसकी तारीफ किया करती थी। कभी उसके लंबे बालों की बात करती, तो कभी उसके रंग की, तो कभी उसके नखरों की, और फिर हमेशा की तरह उनकी नज़र आखिर में मेरे ऊपर आकर रुक जाती। एक मेरी बेटी है और एक ये है। उनकी आधी बात भी पूरी कहानी कह जाती थी, जैसे उन्होंने ना कहकर भी हर बात कह दी हो। मैं अब पहले से थोड़ा बेहतर तो चलने लगी थी, मगर मेरी टांग का फर्क साफ दिखाई देता था। चलते वक्त हल्का लंगड़ापन आज भी था, और शायद वही मेरी पहचान बन चुका था। मामी को मेरी हर मौजूदगी चुभती थी, खास तौर पर तब जब घर में कोई मेहमान आ जाता। वो हमेशा कोशिश करती कि मैं लोगों के सामने बेइज्जत हूँ। कभी किचन में मुझे भेज देती, कभी मेहमानों के सामने मुझे बिना वजह डांटती। एक दिन उनकी कोई रिश्तेदार घर पर आई हुई थी। मैं चाय देकर वापस मुड़ ही रही थी कि तभी उन्होंने धीरे से पूछा, अरे ये लड़की कौन है? तो मामी ने उनको हल्की पर चुभती हुई आवाज़ में जवाब दिया कि मेरी ननंद की बेटी है। बचपन में एक्सीडेंट हो गया था ना, तो तभी से ये ऐसी ही है। मैं बस चुपचाप वहाँ से चली गई, पर पीछे से आते ही उनकी आवाज़ साफ सुनाई देने लगी। अच्छा, इसकी टांग जब से ही ऐसी है, तो इसकी भला शादी कैसे होगी? और फिर मामी का वो जवाब आया जो शायद दिल से वो मान चुकी थी, इसकी शादी? उन्होंने हल्का सा हंसकर कहा, अरे ऐसी लड़कियों को कौन अपनाता है आजकल? अरे बस इसकी जिंदगी किसी तरह से कट जाए वही बहुत है। उस दिन पता नहीं क्यों मेरे कदम कमरे तक पहुंचते पहुंचते जवाब दे गए थे। मैं धीरे से बिस्तर पर बैठ गई और अपनी टेढ़ी टांग को देखने लगी। कभी कभी मुझे सच में लगने लगा था कि शायद मामी सही कहती हैं। शायद कुछ लोग प्यार या फिर अपनेपन के लिए बने ही नहीं होते। उस रात मैं छत पर अकेली बैठी हुई थी, और मामी उनके दोस्त की बातें अभी भी मेरे कानों में गूंज रही थी। मैं तो बस मायरा के लिए किसी बड़े घर का रिश्ता चाहती हूँ। लड़का अच्छा काम करता हो, खानदान भी बड़ा हो, ताकि मेरी बेटी वहां पर जाकर राज करे। फिर अचानक उनकी आवाज़ हल्की हो गई थी, और ये दिव्या? थोड़ी देर के लिए रुककर उन्होंने कहा था, इसके लिए तो अगर कोई आम सा गरीब घर भी मिल जाए ना, तो वही बहुत है। मैं तो शुक्र मनाऊंगी। मेरी आंखें अपने आप भर गई थी। पता नहीं क्यों दर्द इस बात का नहीं था कि लोग मुझे पसंद नहीं करते, मगर दर्द इस बात का था कि जिन लोगों को मैंने अपना समझा, उन्होंने ही मुझे कभी किसी लायक ही नहीं समझा। फिर कॉलेज के आखिरी साल में मेरी ज़िंदगी में पहली बार एक ऐसा इंसान आया जिसने मुझे देखकर नज़र नहीं फेरी थी। उसका नाम वेदांत था। वो हमारे ही कॉलेज में था। शांत से स्वभाव का, कम बोलने वाला लड़का। मगर पता नहीं क्यों उसकी नज़रें अक्सर मुझे ढूंढ लिया करती थी। शुरुआत में मैंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मुझे लगता था कि शायद मेरा वहम होगा, कोई लड़का मुझे भला क्यों ही पसंद करेगा। मगर धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा कि वेदांत बाकी लोगों के जैसा बिल्कुल नहीं था। जब मैं सीढ़ियाँ धीरे धीरे उतरती, तो वो बिना एहसान जताए मेरे लिए रास्ता खाली कर देता। जब पूरी क्लास प्रोजेक्ट के लिए जोड़ी बनाती और कोई मेरे साथ काम नहीं करना चाहता, तब वो सबसे पहले मेरा नाम ले लेता। और सबसे अजीब बात, उसने कभी मेरी टांग को उस नज़र से देखा ही नहीं जिस नज़र से पूरी दुनिया देखती थी। फिर एक दिन कॉलेज की लाइब्रेरी लगभग खाली ही थी। मैं किताबें वापस रख रही थी कि तभी वेदांत मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर हल्की सी घबराहट थी। दिव्या, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। मैंने पलटकर उसको देखा कि जी, क्या बात करनी थी? उसने कुछ पल मेरी आंखों में देखा, फिर धीरे से बोला कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मेरे हाथ वहीं पर रुक गए। कुछ सेकंड के लिए मुझे लगा कि शायद मैंने कुछ गलत सुना है। मैं हल्का सा हंस गई, मगर वो हंसी अंदर से टूटी हुई थी। आप मजाक कर रहे हैं ना? नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। उसकी आवाज़ बिल्कुल साफ थी। मैं सच कह रहा हूँ दिव्या। मेरी आंखें अपने आप नीचे झुक गईं। आप शायद मुझे ठीक से नहीं जानते। वो एकदम से बोला कि मैं सब कुछ जानता हूँ। इतना जानता हूँ कि तुम बाकी सबसे अलग हो। मैंने पहली बार थोड़ा सख्त होकर उसकी तरफ देखा। हाँ, अलग तो हूँ, तभी तो पूरी दुनिया मुझे देखकर बातें करती है और मेरा मजाक बनाती है। इस पर वेदांत थोड़ी देर चुप हो गया, फिर धीरे से बोला, अगर तुम्हारी टांग में थोड़ी परेशानी है, तो उससे तुम कम तो नहीं हो जाती हो दिव्या। तुम किसी से भी कम नहीं हो। मेरी आंखें भरने लगी, शायद इसीलिए क्योंकि पहली बार किसी ने मेरी कमी को मेरी पहचान नहीं बनाया था। मैंने खुद को संभालते हुए कहा कि आप मेरी बात नहीं समझेंगे, और मैं आपके लायक तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, और ये फैसला तुम अकेले कैसे कर सकती हो दिव्या? उसने बहुत शांत आवाज़ में मुझसे पूछा। मैं कुछ नहीं बोली। फिर वो आगे कहने लगा, तुम्हें लगता है तुम मुझे खुश नहीं रख पाओगी, पर कभी ये सोचा है कि शायद मेरी खुशी ही तुम हो?
मेरे पास उसके सवाल का कोई भी जवाब नहीं था। मैंने बस धीरे से कहा कि कल को आपको अपने फैसले पर पछतावा होगा, जब लोग हम दोनों को साथ में देखेंगे और हमारा मजाक बनाएंगे, तो जब आपको शर्मिंदगी महसूस होगी। फिर उसने साफ शब्दों में मुझसे कहा, एक दिन मैं तुम्हारे घर रिश्ता ज़रूर लेकर आऊँगा। मैं घबरा गई। नहीं, आप ऐसा मत कीजिए। उसने पूछा, क्यों? क्योंकि मेरी दुनिया बहुत अलग है वेदांत, और वहाँ पर लोग दिल नहीं देखते हैं। उसने कहा, मुझे दुनिया से फ़र्क नहीं पड़ता, मगर तुम्हारी मर्ज़ी के बिना मैं कोई भी कदम नहीं उठाऊंगा। जब तक तुम्हारी मर्ज़ी नहीं होगी, मैं कुछ नहीं करूंगा। उसकी यही बात मेरे दिल को सबसे ज़्यादा छू गई। पहली बार कोई इंसान मुझे पाने की ज़िद नहीं, मुझे समझने की कोशिश कर रहा था। उस दिन के बाद से मेरी और वेदांत की बातें कुछ बढ़ने लगी थी, मगर हमारे बीच आज भी एक दूरी थी जो शायद मैंने खुद ही बना रखी थी। मैं उससे हंसकर बात तो कर लेती थी, पर दिल के अंदर कहीं न कहीं डर अभी भी बैठा हुआ था। मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि ये सब ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, एक दिन वो भी बाकी लोगों की तरह बदल जाएगा। मगर वेदांत हर बार मेरी सोच को गलत साबित कर देता। एक शाम कॉलेज के बाहर हल्की बारिश हो रही थी। मैं छत के नीचे खड़ी हुई ऑटो का इंतज़ार कर रही थी कि तभी वेदांत मेरे पास आया। उसने धीरे से पूछा कि अब भी तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है क्या? मैं चुप रही तो वो हल्का सा मुस्कुरा दिया। दिव्या, मैं इंतज़ार करते करते थक नहीं रहा हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि तुम डरना छोड़ दो। मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। मेरी आंखें पता नहीं क्यों भर आईं। मैंने पहली बार बिना नज़रें झुकाए उसकी तरफ देखा। अगर आपके घर वालों को मैं पसंद नहीं आई तो? वो बोला, तो मैं उन्हें समझाऊंगा। और अगर उनको मेरी ये कमी। उसने तुरंत मुझे बीच में ही रोक दिया। तुम्हारे बारे में सबसे खूबसूरत बात तुम्हारा दिल है, और मेरे घर वाले दिल देखना जानते हैं। कुछ पल तक मेरे होंठ कांपने लगे। फिर पता नहीं कैसे मैंने बहुत धीरे से उससे कह दिया, अगर आपको इतना यकीन है तो आप रिश्ता भेज सकते हैं। वेदांत की आंखों में उस पल जो खुशी आई थी, वो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। उसने बस इतना कहा कि अब देखना, तुम्हें खुद पर भी भरोसा हो जाएगा। फिर एक हफ्ते के बाद इतवार का दिन था। घर में सुबह से ही हलचल थी, क्योंकि मामा के किसी जानने वाले के आने की बात हो रही थी। मैं अपने कमरे में ही थी जब अचानक बाहर गाड़ियों के रुकने की आवाज़ आई, और मायरा खिड़की से झांकते हुए देखने लगी। मम्मी, बाहर कितनी बड़ी गाड़ी आई है ना। मामी भी तुरंत बाहर चली गईं। कुछ सेकंड के लिए उनकी आवाज़ पूरे घर में गूंज गई, पर मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मुझे लगा कि शायद मामा के कोई ख़ास मेहमान आए होंगे। और फिर मम्मी जल्दी से मेरे कमरे में आईं। उनके चेहरे पर अजीब सी घबराहट थी। दिव्या बेटी, सुनो तो। हाँ माँ, क्या हुआ? मैंने उनसे पूछा तो वो घबराते हुए बोली, बेटा, वो लोग तेरे लिए रिश्ता लेकर आए हैं। मेरे हाथ सुन पड़ गए। दिल इतनी तेज धड़कने लगा कि जैसे बाहर ही आ जाएगा। मैं धीरे कदमों से चलते हुए बाहर आई, और जैसे ही मेरी नज़र सामने बैठे हुए वेदांत के ऊपर और उसके परिवार पर पड़ी, तो मेरी सांसें अटक गई थी। वेदांत ने बस हल्का सा मुझे देखा, और उसकी आंखों में वही भरोसा मुझे अभी भी साफ दिख रहा था। मगर दूसरी तरफ मामी का चेहरा देखने लायक था। शुरुआत में तो उनको लगा कि शायद रिश्ता मेरी बेटी मायरा के लिए आया है। वो खुशी से चमक रही थी। पर जैसे ही वेदांत की माँ ने मुस्कुराकर कहा कि हमें आपकी भांजी दिव्या बहुत पसंद है, तो मामी के चेहरे का रंग ही उतर गया। उन्होंने तुरंत मेरी तरफ देखा, फिर वेदांत के परिवार की तरफ। शायद उनको यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतना बड़ा घराना, इतने अमीर और अच्छे लोग मेरे लिए रिश्ता लेकर आए हैं। और मायरा भी हैरान बैठी हुई थी, क्योंकि पहली बार इस घर में किसी ने मुझे देखकर इज्जत से बात की थी। वेदांत के पापा बहुत सुलझे हुए इंसान लग रहे थे। उन्होंने साफ कहा कि हमें आपकी बेटी बहुत ज़्यादा पसंद है, और बाकी चीज़ हमारे लिए मायने नहीं रखती है। मामी के चेहरे पर ज़बरदस्ती की मुस्कान दिखाई दी, पर उनकी आंखों में जलन साफ दिखाई दे रही थी। उनको शायद अंदर ही अंदर यही लग रहा था कि मेरी बेटी से ज़्यादा खूबसूरत और ज़्यादा परफेक्ट लड़की पूरे इलाके में नहीं होगी। फिर इस दिव्या के लिए इतना अच्छा रिश्ता कैसे आ गया? उस दिन पहली बार मुझे महसूस हुआ कि शायद ऊपर वाला देर ज़रूर करता है, पर किसी को हमेशा झुकाकर नहीं रखता। फिर वेदांत और उसके परिवार के जाने के बाद भी घर में जैसे उनकी मौजूदगी अभी भी बाकी थी। बैठक में अभी भी उनकी लाई हुई मिठाइयों की खुशबू फैली हुई थी, मगर सबसे ज़्यादा कुछ और भी फैला हुआ था। वो था मामी के चेहरे पर छुपा हुआ गुस्सा। वो ज़बरदस्ती ही मुस्कुरा रही थी, पर उनकी आंखों में जलन साफ दिख रही थी। मामा तो बहुत खुश थे। उन्होंने कई बार कहा कि इतने अच्छे लोग आजकल कहाँ मिलते हैं। मम्मी की आंखें भी खुशी से भरी हुई थी। शायद पापा के जाने के बाद पहली बार उनको लगा था कि मेरी ज़िंदगी भी आम लड़कियों की जैसी हो सकती है।
मैं खुद अभी तक यकीन नहीं कर पा रही थी। बार बार बस वेदांत की वो बात याद आ रही थी कि एक दिन मैं तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आऊंगा, और उसने सच में वो कर दिखाया। उसकी बातें सिर्फ बातें नहीं थी, बल्कि उसने जो कहा उसने वो करके भी दिखाया। शाम को जब माँ कमरे में आई तो उन्होंने बहुत प्यार से मुझसे पूछा कि बेटी, तुम्हें वो रिश्ता मंजूर है ना? तो मेरी नज़र अपने आप झुक गई। मैं बस हल्का सा मुस्कुरा दी। मम्मी तुरंत बोली कि हमें भी ये रिश्ता मंजूर है। उनकी आवाज़ में सुकून था, जैसे सालों की चिंता आज थोड़ी सी हल्की हुई हो। फिर तय हुआ कि कॉलेज खत्म होते ही मेरी और वेदांत की शादी कर दी जाएगी। सब कुछ इतना अच्छा हो रहा था कि मुझे डर लगने लगा, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में खुशियाँ हमेशा थोड़े टाइम के लिए ही देखी थी। पर उस रात घर के दूसरे कमरे में कोई और ही तूफान चल रहा था। मामी कमरे में बेचैनी से इधर उधर घूम रही थी, और मायरा चुपचाप बिस्तर पर बैठी हुई थी। मम्मी, आपको इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? उस दिव्या का अगर रिश्ता हो रहा है तो हो जाए ना, हमें इससे क्या? मामी अचानक गुस्से में बोली, फर्क नहीं पड़ेगा। कैसी बातें कर रही है मायरा? उन्होंने तेज आवाज में कहा। इतना बड़ा घर, इतनी दौलत, इतना अच्छा लड़का, और वो भी उस दिव्या के लिए। तो मायरा चुप हो गई। मामी के चेहरे पर जलन हद से ज्यादा थी। मैंने अपनी बेटी को हमेशा सबसे अच्छा दिया। अच्छी एजुकेशन, अच्छी सूरत, अच्छी एजुकेशन, अच्छी सहूलत, हर चीज़ सबसे अच्छी। पर फिर भी आज तक ऐसा रिश्ता नहीं आया। पर उस लंगड़ी लड़की के लिए लोग खुद चलकर घर आ गए। उन्होंने गुस्से में मेज़ पर रखा हुआ गिलास जोर से फेंक दिया। कुछ तो गड़बड़ है। पर लड़का तो अच्छा लग रहा था ना? मामी तुरंत उसकी तरफ पलट गई। बस यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा, आखिर उसने दिव्या में ऐसा क्या देखा? उनकी आंखों में अब सिर्फ जलन नहीं थी, बल्कि डर भी था। उनको शायद पहली बार लग रहा था कि जिस लड़की को उन्होंने हमेशा नीचे दिखाया, कहीं वही लड़की उनकी अपनी बेटी से भी ज्यादा खुश नहीं हो जाए। और यही बात उनको अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। कुछ देर के बाद वो अचानक शांत हो गई। फिर बहुत धीमी आवाज में बोली कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मायरा ने उनकी तरफ देखा। मामी की आंखों में अजीब सा इरादा उतर आया। उसकी शादी उस घर में नहीं होगी। कमरे में सन्नाटा छा गया। तो मायरा घबराकर बोली, मम्मी, आप क्या करने वाली हैं? मामी ने सीधे जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस खिड़की से बाहर देखा, जहां मेरे कमरे की हल्की सी रोशनी दिख रही थी। और फिर उनके होठों पर धीमी सी मुस्कान छा गई, ऐसी मुस्कान जो किसी आने वाले तूफान की शुरुआत सी लग रही थी। फिर हमारे कॉलेज का आखिरी महीना चल रहा था। हर तरफ बस फेयरवेल प्रोजेक्ट्स और आखिरी दिनों की बातें हो रही थी। क्लास के बच्चे फोटो खिंचवा रहे थे, हंस रहे थे और अपने फ्यूचर के सपने बना रहे थे। और मैं चुपचाप बैठकर ये सब देखती रहती, क्योंकि पहली बार मुझे भी लगने लगा था कि शायद मेरी जिंदगी में भी कुछ अच्छा होने वाला है। उस दिन कॉलेज में फेयरवेल की तैयारी चल रही थी। मायरा भी अपने दोस्तों के साथ कपड़े और मेकअप की बातें कर रही थी। वहीं मैं लाइब्रेरी के बाहर खड़ी हुई नोट्स देख रही थी कि तभी वेदांत मेरे पास आ गया। मैडम, इतनी पढ़ाई शादी के बाद भी करोगी क्या? तो मैं हल्का सा मुस्कुरा दी। मुझे पढ़ाई करना बहुत अच्छा लगता है। वो मेरे पास दीवार से टेक लगाकर खड़ा हो गया कि ये तो बहुत अच्छी बात है। वेदांत कुछ पल मुझे देखता रहा, फिर धीरे से बोला, तुम अब बस हमेशा खुश रहना, मैं तुम्हें हर खुशी दूंगा। पर सच तो ये था कि मैं आज भी अंदर से डरी हुई थी। दूसरी तरफ घर में शादी की बातें धीरे धीरे शुरू हो गई थी। मामा खर्चों का हिसाब लगाने लगे, और मामी, वो ऊपर से तो सबके सामने खुश बनने की कोशिश करती थी, पर अंदर ही अंदर उनकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। जब भी कोई रिश्तेदार फोन करके कहता कि दिव्या की तो किस्मत ही खुल गई, तो मामी का चेहरा उतर जाता। एक शाम उनकी पड़ोसन घर पर आई हुई थी। वो हंसते हुए बोली, बहन, बड़ी किस्मत वाली है दिव्या तो। आजकल ऐसे घर कहाँ मिलते हैं लड़कियों को? मामी ने जबरदस्ती मुस्कुराकर कहा कि हाँ, बस ऊपर वाले की मर्जी है। पर जैसे ही वो औरत गई तो मामी का चेहरा गुस्से से भर गया था। उन्होंने सीधे मायरा से कहा कि मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि उस लड़की की जिंदगी इतनी आसानी से कैसे बदल रही है। इस पर मायरा ने धीरे से कहा, मम्मी, अगर उसकी जिंदगी अच्छी हो गई तो इसमें क्या गलत है? गलत? मामी की आवाज तेज हो गई। तुझे अंदाजा भी है लोग क्या बोलेंगे? सब यही कहेंगे कि देखो, अपनी बेटी बैठी रह गई और भांजी इतने बड़े घर में चली गई। उनकी बात सुनकर मायरा चुप हो गई। मामी कुछ देर सोचती रही, फिर अचानक से बोली कि अगर लड़के वालों को दिव्या की असली हालत थोड़ा और अच्छे से पता चल जाए ना, तो शायद वो खुद ही पीछे हट जाएंगे। मायरा ने घबराकर उनकी तरफ देखा। क्या मतलब मम्मी? तो मामी धीरे से बोली, मतलब ये है कि हर रिश्ता टूटने के लिए झगड़ा जरूरी नहीं होता। कभी कभी बस शक ही काफी होता है।
मायरा का दिल भी हल्का सा कांप गया। उसको पहली बार महसूस हुआ कि उसकी माँ अब सिर्फ जल नहीं रही, वो सच में कुछ गलत करने का सोच चुकी है। उधर कॉलेज में आखिरी दिन आ गया। सब लोग एक दूसरे की शर्ट पर मैसेज लिख रहे थे और मायरा अपनी दोस्तों के साथ फोटो खिंचवा रही थी। मगर मैं कॉलेज के पीछे वाले शान से गार्डन में खड़ी हुई थी। वेदांत मेरे पास आया और धीरे से बोला, अब तो हमारा कॉलेज भी खत्म। मैंने हल्की मुस्कान के साथ सर हिला दिया कि हाँ। उसने कुछ पल मुझे देखा, फिर कहा कि अब अगली बार शायद तुमसे दुल्हन वाले कपड़ों में ही मिलूंगा। उसकी ये बात सुनकर मेरे गाल हल्के से लाल हो गए और शायद बहुत टाइम के बाद मैं सच में मुस्कुराई थी। लेकिन मुझे क्या पता था कि जिस खुशी को मैं पहली बार अपने पास महसूस कर रही थी, इस खुशी पर किसी की नज़र बहुत ही बुरी तरह टिक चुकी थी। मेरी शादी का दिन आखिर आ ही गया। पूरा घर रोशनियों से जगमगा रहा था। आंगन में फूलों की खुशबू फैली हुई थी। रिश्तेदारों की आवाज़ में ढोलक की थाप और हर तरफ शादी की भागदौड़ थी। सब कुछ बिल्कुल किसी सपने के जैसा लग रहा था। मैं अपने कमरे में दुल्हन के जोड़े में बैठी हुई थी। हाथों पर मेहंदी का रंग भी गहरा था और दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि जैसे सीने से बाहर ही आ जाएगा। मम्मी बार बार मेरी नज़र उतारती। उनकी आंखों में खुशी भी थी और डर भी। शायद उनको भी यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी बेटी की जिंदगी सच में बदलने वाली है। तभी मामी कमरे में आई। आज उनके चेहरे पर अजीब सी मिठास दिख रही थी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि दिव्या बेटी, जरा स्टोर वाले कमरे में से लाल डब्बा लेकर आ जा। उसमें शादी का कुछ जरूरी सामान रखा है। मैंने धीरे से कहा कि मामी, किसी और को भेज दीजिए ना। अरे सब लोग काम में लगे हुए हैं और मुझे अभी चाहिए था वो सामान। मैंने ज्यादा कुछ नहीं कहा, फिर दुपट्टा संभालते हुए धीरे धीरे स्टोर रूम की तरफ बढ़ गई। कमरा घर के पीछे वाले हिस्से में था, जहां शादी की वजह से कोई ज्यादा आ जा नहीं रहा था। मैं अंदर गई और सामान ढूंढने लगी। मामी, कौन सा डिब्बा था वो? मैंने आवाज लगाई, पर बाहर से कोई जवाब नहीं आया। मैं दरवाजे की तरफ मुड़ ही रही थी कि तभी बाहर से कुंडी बंद होने की आवाज आ गई। मेरे कदम वहीं पर रुक गए। मामी, मामी, दरवाजा खोलो। मैंने जल्दी से दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर दरवाजा बाहर से बंद हो गया था। मेरा दिल घबराहट से कांपने लगा। मामी, दरवाजा खोलिए ना, ये आपने क्या किया? मैंने जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। मामी प्लीज दरवाजा खोल दीजिए। पर बाहर सिर्फ सन्नाटा था। धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा कि ये सब जानबूझकर किया गया है। मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। मैं लगातार दरवाजा पीटती रही, चिल्लाती रही, चीखती रही, पर शादी के शोर में मेरी आवाज किसी तक पहुंच ही नहीं रही थी। दूसरी तरफ बारात भी आ गई। वेदांत घोड़ी से उतर गया था। उसकी नजर बस मुझे ही ढूंढ रही थी, पर घर के अंदर अचानक से अफरा तफरी मच गई। मामी रोने का नाटक करते हुए सबके सामने आईं। अरे हमारी इज्जत तो मिट्टी में मिल गई। सब घबराने लगे। मामा ने परेशान होकर पूछा कि क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? तो मामी और जोर जोर से रोने लगी। दिव्या, दिव्या भाग गई है। पूरा घर जैसे एक पल के लिए जम सा गया। क्या? ये कैसे हो सकता है? रिश्तेदार आपस में बातें करने लगे। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा हो सकता है। मम्मी का चेहरा सफेद पड़ गया। नहीं, मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। पर मामी लगातार नाटक करती रहीं। वो उसके कमरे में भी नहीं है। पता नहीं किसके साथ भाग गई। वो वेदांत की आंखों में भी गुस्सा उतर आया। उसको एक सेकंड के लिए भी इस बात पर भरोसा नहीं हुआ था, क्योंकि वो मुझे जानता था, बहुत ज्यादा अच्छे से जानता था। पर तभी मामी अचानक उसके मम्मी पापा के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। हमारी एक बेटी ने आज हमें बर्बाद कर दिया। उन्होंने रोते हुए मायरा का हाथ पकड़ लिया। अगर आप चाहें तो हमारी दूसरी बेटी अभी भी तैयार है। शादी हो जाएगी तो दोनों परिवारों की इज्जत बच जाएगी। और मायरा हैरान खड़ी हुई सब देख रही थी। उसको खुद इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि उसकी माँ इतना बड़ा कदम उठा सकती है। पूरा माहौल एकदम से टेंशन से भर गया। पर तभी वेदांत ने बहुत सख्त आवाज में कहा कि बस करिए, बहुत हो गया। उसने सीधे मामी की तरफ देखा। दिव्या ऐसी लड़की नहीं है जैसा आप बातें कर रही हैं। मामी फौरन से बोली, पर वो घर में कहीं भी नहीं मिल रही, तो ढूंढिए ना आप उसको। ऐसे आपने बातें फैलाना शुरू कर दी। वेदांत की आवाज़ और ज़्यादा ठंडी हो गई, क्योंकि मैं शादी सिर्फ और सिर्फ दिव्या से ही करूँगा। मामी के चेहरे का रंग उड़ गया। वेदांत अब पूरे घर को गौर से देखने लगा। उसे अंदर से बार बार महसूस हो रहा था कि कुछ तो ज़रूर गलत है। और तभी शोर के बीच उसको जैसे कहीं दूर से हल्की हल्की दरवाज़ा पीटने की आवाज़ सुनाई दे गई। ठक ठक। वेदांत की नज़र तुरंत घर के पीछे वाले हिस्से की तरफ गई। बाकी लोगों को वो आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी, मगर उसका दिल पहचान गया था। वेदांत बिना कुछ कहे तेज कदमों से घर के पीछे वाले हिस्से की तरफ चला गया।
सब लोग हैरानी से उसको देखने लगे। उधर मैं अभी भी कमरे के अंदर रोते हुए दरवाज़ा पीट रही थी। मेरे हाथ लाल हो गए थे, गला दर्द से जल रहा था। कोई है? प्लीज़ दरवाज़ा खोलिए। मैं लगभग टूट चुकी थी, तभी अचानक बाहर किसी के तेज़ कदमों की आवाज़ आई। दिव्या, दिव्या तुम कहाँ हो? ये बात सुनते ही मेरी सांस अटक गई थी। ये तो वेदांत की आवाज़ थी। मैं रोते हुए दरवाजे के पास आ गई। मैं यहीं पर हूँ वेदांत, दरवाज़ा खोलो। तो अगले ही पल बाहर से कुंडी खुली और दरवाज़ा ज़ोर से खुल गया। मैं घबराई हुई हालत में सामने खड़े हुए वेदांत को देखते हुए रोने लगी। उसने तुरंत मुझे संभाल लिया। दिव्या तुम ठीक तो हो? मैं काँप रही थी और चेहरा आंसुओं से भीग गया था। तभी पीछे पीछे घर वाले और रिश्तेदार भी वहीं पर आ गए। सब मुझे उस बंद कमरे के अंदर देखकर हैरान रह गए थे। मम्मी तो मुझे देखते हुए रोते हुए मेरे गले से लग गई। मेरी बच्ची तू यहाँ पर कैसे बंद हो गई? मामा भी सुन हो गए थे। ये सब कैसे हुआ? मैंने कांपती हुई नजरों से सीधे मामी की तरफ देखा। वो एक पल के लिए घबरा गईं और फिर मेरे मुंह से धीरे से साफ शब्दों में यही निकला कि मामी ने मुझे यहाँ पर बंद किया था। और एकदम से सन्नाटा छा गया। सबकी नज़रें फौरन मामी के ऊपर टिक गईं। मामी का चेहरा बदल गया। वो तुरंत गुस्से और हैरानी का नाटक करते हुए बोली, ये क्या बकवास कर रही है तू? उन्होंने जोर से कहा, मैंने उसको बंद नहीं किया। मैं क्यों भला इसको बंद करूंगी? फिर वो सबके सामने रोने जैसी आवाज़ में बोली, झूठ बोल रही है ये। मुझे क्या पता कि ये यहाँ पर कैसे आई? और मायरा चुप खड़ी हुई थी। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। मामा ने सख्त नज़रों से पूछा कि सच क्या है? आखिर में मामी जल्दी जल्दी बोलने लगी, मैं तो शादी के कामों में लगी हुई थी। पता नहीं ये यहाँ पर कब आई और किसने दरवाज़ा बंद कर दिया था। मैं कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी वेदांत ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ बहुत शांत थी, जैसे वो मुझे और टूटने नहीं देना चाहता था। फिर उसने सबके सामने सिर्फ इतना कहा कि सच जो भी है, एक बात तो साफ है। उसने मेरी तरफ देखकर कहा कि दिव्या कहीं नहीं भागी थी। उसकी आवाज़ में इतना भरोसा था कि कई लोगों ने इस पल मामी की बातों पर शक करना शुरू कर दिया और मामी चुप हो गई, क्योंकि अब हालात उनके हाथ से निकल चुके थे और शायद वो ये भी समझ चुकी थी कि आज उनकी चाल पूरी तरह से काम नहीं कर पाई। कुछ देर के बाद माहौल धीरे धीरे संभलने लगा और मम्मी लगातार रो रही थी। मैं अभी भी अंदर से बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी, पर वेदांत पूरा टाइम मेरे साथ खड़ा रहा। उसने एक बार भी मुझे अकेला महसूस नहीं होने दिया। और फिर उसी रात हमारी शादी हो गई। जब मैं मंडप में बैठी थी तो बार बार वही बंद कमरा याद आ रहा था। अगर वेदांत मुझे ढूंढने नहीं आता तो शायद आज मेरी पूरी जिंदगी बदल जाती। फिर फेरे लेते वक्त भी मेरी आंखें भर गई थी। इसीलिए नहीं कि मैं अपने घर से जा रही थी, बल्कि इसीलिए कि पहली बार कोई इंसान मुझे खोने से डरने लगा था। वेदांत ने धीरे से मेरी तरफ देखा, कहने लगा कि अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है दिव्या। और पता नहीं कि उस वक्त मुझे पहली बार सच में अंदर से सुकून महसूस हुआ। विदाई के टाइम मेरी मम्मी मुझे गले लगाकर बहुत ज़्यादा रोई थी। उनके हाथ बार बार मेरे चेहरे को छू रहे थे, जैसे वो यकीन करना चाहती हूँ कि उनकी बेटी सच में खुश है। मैं खुद भी रो रही थी, पर मेरे अंदर कहीं एक अजीब सा सुकून भी था, क्योंकि इतने सालों बाद पहली बार मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद अब मुझे हर रोज़ किसी के ताने सुनकर नहीं जीना पड़ेगा। जब मैं कार में बैठी तो मेरी नज़र एक बार फिर से घर की तरफ गई। दरवाजे के पास मामी खड़ी हुई थी। चेहरे पर ज़बरदस्ती की मुस्कान थी, पर उनकी आंखों में हार साफ दिखाई दे रही थी। और पता नहीं क्यों उनको देखकर मेरे दिल में नफरत नहीं आई, बस एक थकान सी महसूस हुई। वेदांत का घर सच में बहुत ज़्यादा बड़ा था और उससे भी बड़ी चीज़ थी वहाँ के लोगों का दिल। घर पहुँचते ही उसकी माँ ने मेरा वेलकम इतने प्यार से किया कि मैं कुछ वक्त के लिए समझ ही नहीं पाई कि मैं कैसे एक्सप्रेशन दूँ। उन्होंने मेरी आरती उतारी और मुस्कुराकर कहा कि अब ये घर तुम्हारा है बेटी, तुम्हारा। ये शब्द सुनकर मेरी आंखें अपने आप ही भर गई थी, क्योंकि मैंने जिंदगी में हमेशा खुद को किसी न किसी पर बोझ ही महसूस किया था। पहली रात में कमरे में बहुत चुप थी। शादी की थकान से ज्यादा मेरे अंदर पुराने डर भरे हुए थे। मुझे बार बार ऐसा ही लग रहा था कि कहीं ये सब सपना तो नहीं है। वेदांत ने शायद मेरे चेहरे पर सब कुछ पढ़ लिया। वो धीरे से मेरे सामने बैठ गया। इतना डर क्यों रही हो? मैंने नज़रें झुका ली। वो कुछ पल मुझे देखता रहा, फिर बोला कि दिव्या, तुम्हें अब हर बात पर सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। मैं धीरे से बोली, अगर आप मुझे नहीं ढूंढते तो शायद कुछ नहीं। उसने मेरी बात बीच में ही रोक दी। मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ सकता। उसकी बात सुनकर पता नहीं क्यों मेरे अंदर सालों से जमा हुआ दर्द थोड़ा हल्का होने लगा
और उधर दूसरी तरफ मेरे जाने के बाद घर में सब पहले जैसा नहीं हुआ। मामा अब मामी से पहले की तरह बात नहीं करते थे। उनको अंदर ही अंदर शक हो गया था कि उस दिन जो हुआ उसमें कहीं न कहीं मामी का हाथ था। और मायरा वो पहले से ज़्यादा चुप रहने लगी, क्योंकि उसने अपनी आंखों से देखा था कि उसकी माँ जलन में कितनी दूर तक जा सकती है। एक रात मामा ने आखिर मामी से पूछ ही लिया कि सच-सच बताओ, उस दिन दिव्या को कमरे में तुमने ही बंद किया था ना? तो मामी गुस्से में तुरंत बोली कि आपको भी अब मुझ पर शक हो गया है। तो मामा बोले मुझे जवाब चाहिए, फालतू बातें मुझसे मत करो। वो कुछ देर के लिए कमरे में चुपचाप खड़े रहे, पर मामी ने फिर भी सच नहीं माना। उन्होंने बस इतना कहा कि मैंने जो किया था अपनी बेटी के लिए किया था। मामा हैरानी से उनको देखने लगे। क्या मतलब? क्या कहना चाहती हो तुम? मामी की आंखों में फिर से वही जलन उतर आई। क्या हमेशा दिव्या ही अच्छी चीजों की हकदार बनेगी? उनकी आवाज रोनिहार हो गई। मेरी बेटी में आखिर क्या कमी थी? मामा ने पहली बार बहुत सख्त आवाज में कहा कि कमी मायरा में या दिव्या में कभी भी नहीं थी। कमी तो तुम्हारी सोच में थी। मामी चुप हो गईं और शायद पहली बार उनको अपने ही घर में हार महसूस हुई थी। मेरी शादी के बाद मेरी जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी। अब सुबह आँख खुलते ही किसी के ताने नहीं सुनाई देते थे। कोई मुझे बोझ नहीं कहता, कोई मेरी चाल पर हंसता भी नहीं था। और शायद यही चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा अजीब लगती, क्योंकि इंसान दर्द का आदी हो जाए ना, तो फिर सुकून भी उसको डराने लगता है। वेदांत हर छोटी बात का ख्याल रखता, और अगर मेरे पैर में दर्द होता तो वो फौरन से मुझे दवाई खिलाता, मगर उसने कभी मुझे कम महसूस नहीं होने दिया। धीरे धीरे मैं भी खुलने लगी और मुस्कुराने लगी, और अब मैं खुद को किसी की ज़िंदगी की खुशी भी महसूस करने लगी। पर ज़िंदगी ये शायद इतनी आसानी से मुझे खुश रहने देने वाली नहीं थी। शादी को लगभग 3 महीने हो गए थे। एक शाम में वेदांत ऑफिस से घर पर लौटा तो उसका चेहरा थोड़ा परेशान दिख रहा था। मैंने पूछा कि क्या हुआ, सब ठीक तो है? उसने हल्का सा मुस्कुराकर कहा कि हाँ, बस काम थोड़ा ज़्यादा है। पर उसकी आंखें कुछ और ही कह रही थी। अगले कुछ दिन मैंने नोटिस किया कि वो अक्सर फ़ोन पर धीमी आवाज़ में बात करता है। कभी रात को बालकनी में जाकर देर तक किसी से बात करता रहता, मगर मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मुझे लगा शायद बिजनेस का कोई इशू होगा। पर फिर एक दिन मैं उसकी अलमारी में कोई फाइल ढूंढ रही थी कि तभी एक फ़ोटो नीचे गिर गई। मैंने झुककर उस फ़ोटो को उठाया और अगले ही पल मेरा दिल जैसे रुक गया। फ़ोटो में वेदांत एक लड़की के साथ खड़ा हुआ था, बहुत ज़्यादा करीब, इतना करीब कि जितना सिर्फ अपने लोग खड़े होते हैं। वो लड़की बहुत ही खूबसूरत थी, और सबसे ज़्यादा सोचने वाली बात ये थी कि वो बिल्कुल परफेक्ट थी। उसकी चाल, उसका चेहरा, उसकी मुस्कान, सब कुछ। मेरे हाथ कांपने लगे, मेरी सांसें उलझने लगी। दिमाग में अचानक मामी की बातें गूंज गईं। ऐसी लड़कियों को कौन अपनाता है? एक दिन ज़रूर पछतावा होगा। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की, पर दिल डर चुका था। उस रात वेदांत घर पर आया तो मैंने नॉर्मल रहने की कोशिश की, पर शायद वो समझ गया था कि कुछ तो बदला है। क्या हुआ दिव्या? उसने पूछा तो मैंने फौरन कहा कि कुछ नहीं, पर मेरी आंखें झूठ नहीं बोल पा रही थी। वो मेरे पास आकर बैठ गया। दिव्या बताओ, क्या बात है? कुछ सेकंड तक मैं चुप रही, फिर धीरे से वो फोटो उसकी तरफ बढ़ा दिया। फोटो देखते ही उसके चेहरे का रंग भी बदल गया। कमरे में अचानक से भारी सन्नाटा छा गया, और उसी पल मेरे अंदर एक डर ने जन्म लिया। क्या सच में मेरी खुशी इतनी जल्दी खत्म होने वाली थी? मेरे हाथ अभी भी कांप रहे थे। वेदांत कुछ देर के लिए उस फोटो को देखता रहा, फिर उसने बहुत गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, बस एक थकान सी उतर गई थी। तुम्हें ये कहाँ से मिली? उसने धीरे से पूछा। मेरी आवाज़ भी बहुत धीमी थी। मैंने कहा, यह अलमारी से मिली है। कमरे में कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा रहा, फिर मैं खुद को रोक नहीं सकी। अगर आप किसी और से प्यार करते थे तो आपने मुझसे शादी क्यों की? ये कहते कहते मेरी आंखें भर आईं। मैं जानती हूँ मैं उनके जैसी नहीं हूँ, पर आपने अगर मजबूरी में ऐसा किया तो? दिव्या बस करो। वेदांत ने अचानक मेरी बात वहीं पर रोक दी। उसकी आवाज़ पहली बार थोड़ी भारी हुई थी। एक बार मेरी तरफ देखो। मैंने धीरे धीरे नज़र उठाई। उसकी आंखों में चोट साफ दिखाई दे रही थी। तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुमसे झूठ बोल सकता हूँ? मेरे पास जवाब नहीं था, क्योंकि डर इंसान को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है। वेदांत कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर उसने फोटो को हाथ में दिखाते हुए कहा कि ये काव्या है, मेरी कजिन। मैं चौंक गई। उसने धीरे से कहा, बचपन से हम साथ ही खेले और बड़े हुए। वो मुझे हमेशा अपना सबसे अच्छा दोस्त मानती थी। फिर उसने हल्की कड़वी मुस्कान के साथ कहा, और ये फोटो उसकी शादी वाले दिन की है। मेरी आंखें फोटो पर रुक गईं। अब ध्यान से देखने पर काव्या के हाथों में हल्की मेहंदी भी दिखाई दे रही थी, जो मैंने पहले घबराहट में देखी ही नहीं।
उसकी शादी के 2 महीने बाद ही उसका एक्सीडेंट हो गया था। उसकी आवाज़ धीमी पड़ गई। वो अब इस दुनिया में नहीं है। उसी पल मुझे अपनी सोच पर शर्म महसूस होने लगी। मैंने तुरंत नज़रें झुका ली। मुझे नहीं पता था। सॉरी वेदांत। फिर वो मेरे पास आकर बैठ गया। कोई बात नहीं, उसने शांत आवाज़ में कहा। पर तुम्हें इतना डर क्यों लगा दिव्या? मेरी आंखों से आंसू गिर गए। मैंने टूटी हुई आवाज़ में कहा, क्योंकि मुझे हमेशा यही लगा कि एक दिन आपको एहसास होगा कि आप मुझसे बेहतर किसी को डिजर्व करते हैं। वेदांत कुछ देर तक मुझे देखता रहा। फिर उसने धीरे से मेरा हाथ अपने हाथों में ले लिया। दिव्या, उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा नरम थी। जिस दिन मैं पहली बार तुम्हें मिला था ना, उसी दिन समझ गया था कि मुझे कैसी लड़की चाहिए। मेरी आंखें फिर भी भर आईं। वो हल्का सा मुस्कुराया। और अगर मुझे सिर्फ खूबसूरती या सिर्फ परफेक्ट लड़की चाहिए होती तो मैं दुनिया में किसी से भी शादी कर सकता था। फिर उसने बहुत धीरे से कहा, मगर मुझे तुम चाहिए थी। उस वक्त पता नहीं क्यों मेरे अंदर सालों से जमा हुआ वो डर धीरे धीरे पिघलने लगा। मैं रोते हुए उसके कंधे से लग गई। सॉरी वेदांत, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हें गलत समझा। उसने हल्का सा मुस्कुरा दिया। अब एक बात हमेशा याद रखना दिव्या। मैंने उसकी तरफ देखा। तुम मेरी मजबूरी नहीं हो, बल्कि तुम मेरी पसंद हो। और शायद उस वक्त मुझे सच में यकीन हुआ था कि कोई इंसान मुझे मेरी कमियों के साथ भी पूरे दिल से चाह सकता है। मैं अभी भी वेदांत के पास ही बैठी हुई थी। आंखें रोने की वजह से लाल हो गई थी और सूज भी गई थी। दिल तो हल्का हुआ था, पर एक सवाल अभी भी अंदर कहीं अटका हुआ था। मैंने हिम्मत करके धीरे से उससे पूछा, तो आप रात को बालकनी में किससे बातें करते हैं? वेदांत ने मेरी तरफ देखा। उसको समझ आ गया था कि मेरे मन में क्या चल रहा है। मैंने नज़र झुकाते हुए कहा, मुझे लगा शायद आप किसी लड़की से बातें करते हैं, इसलिए मुझसे छुप कर जाते थे। मेरी आवाज़ में शर्म भी साफ दिख रही थी। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने बहुत गलत सोच लिया। कुछ पल तक वेदांत चुप रहा। फिर वो धीरे से उठा और अलमारी से एक फ़ाइल निकाली। उसको मेरे सामने रख दिया। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा। उसने उस फाइल को खोलते हुए कहा, मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहता था, बस सही समय का इंतज़ार कर रहा था। फाइल के अंदर अस्पताल की कुछ रिपोर्ट्स थी। मेरा दिल कांपने लगा। ये क्या है वेदांत? वेदांत ने हल्की आवाज़ में कहा कि ये तुम्हारे इलाज की फ़ाइल है। मैं एकदम चुप हो गई। उसने आगे कहा, मैं पिछले कई दिनों से अलग अलग डॉक्टर से बात कर रहा था। मेरी सांसें जैसे रुक गईं। क्यों? फिर वो हल्का सा मुस्कुराया। क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे पैर का इलाज कितना बेहतर हो सकता है। मेरी आंखें फैल गईं। पर आपने मुझे बताया क्यों नहीं इस बारे में? वो बोले, क्योंकि मैं तुम्हें झूठी उम्मीद नहीं देना चाहता था। उसने बहुत शांत आवाज़ में कहा, जब तक मुझे पूरा यकीन नहीं हो जाएगा कि इलाज पॉसिबल है, मैं तुम्हें अधूरी बात नहीं बताना चाहता था। मेरी आंखों से फिर से आंसू निकल गए। और इस वक्त मुझे याद आया कि वो देर तक फ़ोन पर धीरे धीरे बात करना, बालकनी में जाकर घंटों किसी से बात करना, बार बार अस्पताल की मेल देखना। मैं जिसको धोखा समझ रही थी, वो इंसान चुपचाप मेरी ज़िंदगी आसान करने की कोशिश कर रहा था। फिर मैं रोते हुए बोली, और मैं आपके बारे में कितना गलत सोच रही थी। वेदांत तुरंत मेरे पास आकर बैठ गया। दिव्या, उसने मेरा चेहरा ऊपर किया। पति पत्नी के बीच में गलत फहमियाँ होना गलत नहीं है। फिर उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, गलत तब होता है जब लोग पूछना छोड़ देते हैं। मैं रोते रोते हंस गई। तो क्या सच में मेरा इलाज हो सकता है? वेदांत की आंखों में चमक आ गई। पूरी तरह से ठीक होने का वादा तो नहीं करूँगा, उसने धीरे से कहा, पर इतना ज़रूर चाहता हूँ कि तुम्हें ज़िंदगी भर दर्द के साथ ना चलना पड़े। उस पल में उसे बस देखती रह गई, क्योंकि जिस लड़की को हमेशा से सुनाया गया था कि वो किसी की ज़िंदगी पर बोझ बनेगी, आज वही लड़की किसी की सबसे बड़ी फ़िक्र बन चुकी थी। मैंने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। और अब मुझे खुद से ज़्यादा आप पर भरोसा है वेदांत। और इस बार वेदांत की आंखों में भी हल्की नमी उतर आई थी। वेदांत ने मेरे लिए जिस डॉक्टर से बात की थी, उस शहर के बहुत अच्छे डॉक्टर थे। पहली बार जब मैं अस्पताल गई तो मेरे दिल में उम्मीद से ज़्यादा डर भी था, क्योंकि बचपन से मैंने बस एक ही बात सुनी थी, अब ये कभी भी ठीक नहीं हो सकती है। इसीलिए इलाज शब्द भी मुझे सपने जैसा ही लग रहा था। डॉक्टर ने मेरी सारी रिपोर्ट्स, चलने का तरीका, पुराने एक्सरे देखे। फिर वो काफ़ी देर के बाद बोले कि दिक्कत तो पुरानी ज़रूर है, पर पूरी तरह इलाज नहीं है। मेरी सांसें जैसे वहीं अटक गईं। मैंने तुरंत वेदांत की तरफ देखा। उसकी आंखों में वही उम्मीद दिख रही थी जो शायद वो इतने दिनों से छुपाकर बैठा हुआ था। डॉक्टर ने समझाया कि इलाज लंबा होगा, सर्जरी भी करनी पड़ेगी, फिर महीनों की थेरेपी होगी, पर अगर सब ठीक रहा तो मैं पहले से काफ़ी बेहतर चल पाऊंगी। उस रात में बहुत देर तक सो नहीं पाई। बार बार यही सोचती रही कि क्या सच में मेरी ज़िंदगी बदल सकती है, और हर बार मेरे मन में यही चेहरा आता।
वेदांत का चेहरा, क्योंकि अगर वो हार मान लेता तो शायद मैं कभी भी उम्मीद करना ही नहीं सीख पाती। उसके बाद मेरा इलाज होना शुरू हो गया। सर्जरी का दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था। मैं अंदर से कांप रही थी और डर रही थी। और ऑपरेशन थिएटर में ले जाते वक्त वेदांत ने मेरा हाथ पकड़कर बस इतना कहा, अब तक तुमने अकेला दर्द सहा है, अब आगे का हर दर्द हम दोनों आधा ही बांटेंगे। मेरी आंखें भर गईं। ऑपरेशन कई घंटे तक चला और जब डॉक्टर बाहर आए तो उनके चेहरे की मुस्कान देखकर ही वेदांत समझ गया कि सब ठीक हो गया। उसके बाद महीनों तक थेरेपी चली। शुरुआत में दर्द बहुत ज़्यादा होता था। कई बार मैं रो भी जाती और हार तक मान लेती, पर वेदांत हर बार मुझे संभाल लेता। बस थोड़ा और, तुम कर लोगी, मैं तुम्हारे साथ हूं ना दिव्या, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे मैं बदलने लगी। जो लड़की पहले हर कदम पर लड़खड़ा जाती थी, अब वो बिना सहारे कुछ देर चलने लगी। और जिस दिन डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा कि आप बिना दिक्कत के चल सकती हैं, उस दिन मैं खुद को रोक ही नहीं पाई। मैं रोते हुए सीधे वेदांत से लिपट गई, क्योंकि उस इंसान ने सिर्फ मेरा इलाज ही नहीं करवाया, उसने सालों से टूटा हुआ मेरा कॉन्फिडेंस भी वापस लौटा दिया था। उधर दूसरी तरफ समय के साथ मामी की जिंदगी वैसी नहीं रही जैसे वो चाहती थी। मायरा के लिए रिश्ते तो आए, पर हर बार किसी न किसी वजह से बात टूट जाती। कभी लड़के वालों को उनका व्यवहार पसंद नहीं आता, तो कभी दहेज की बातें सामने आ जाती, वरना तो खुद रिश्ते में आखिरी समय पर मना हो जाता। धीरे धीरे पूरे रिश्तेदारों में मामी की चालाकियों की बातें फैलने लगी, पर लोग अब उनसे थोड़ा बचकर रहने लगे। और सबसे ज़्यादा उनको तब झटका लगा जब एक रिश्ता सिर्फ इसलिए टूट गया क्योंकि लड़के वालों ने साफ कह दिया, जो औरत अपनी भांजी को बर्बाद करना चाहती थी, उसकी बेटी हमारा घर क्या आबाद करेगी। उस दिन पहली बार मामी पूरी रात रोईं। शायद ऊपर वाला उनको वही महसूस करवा रहा था जो सालों तक मुझे महसूस करवाती रही थी। करीब एक साल के बाद मैं पहली बार मायके गई। दरवाजे तक पहुंचते हुए मेरे कदम खुद मुझे अजीब से लग रहे थे, क्योंकि अब मैं पहले की तरह पूरी तरह लंगड़ाकर नहीं चल रही थी। हल्का फर्क जरूर था, पर अब मेरे कदमों में डर नहीं था। दरवाज़ा खोलते ही सामने मामी खड़ी हुई दिखाई दी। उन्होंने जैसे ही मुझे देखा, वो कुछ सेकंड तक बस मुझे देखती ही रह गईं। उनकी आंखों में हैरानी मुझे साफ दिखाई दे रही थी। दिव्या, तुम? फिर मैं हल्का सा मुस्कुराई। उसी वक्त माँ भी बाहर आ गईं। वो भी मुझे देखकर चौंक गईं। शायद उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वही लड़की जिसको हमेशा कमज़ोर समझते थे, आज इतनी बदली हुई उनके सामने खड़ी है। मम्मी तो मुझे देखते ही रोते हुए गले से लग गईं, पर मामी वो चुप खड़ी हुई थी। बहुत देर तक ऐसे ही खड़ी रहीं। फिर अचानक उनकी आंखों से आंसू भर आए। उन्होंने कांपती हुई आवाज़ में कहा, दिव्या, हमने तेरे साथ बहुत गलत किया। मैं शांत खड़ी हुई थी। फिर वो रोते हुए बोली, पता नहीं तेरे लिए क्या क्या सोचते रहे, तुझे बोझ समझते रहे, और ऊपर वाला हर बार हमें आईना दिखाता रहा। मेरी आंखें भी झुक गई थी। मामी ने पहली बार मेरे सामने हाथ जोड़ दिए। अगर हो सके तो हमें माफ़ कर देना। मैंने उनकी तरफ देखा और पता नहीं क्यों उस वक्त मेरे दिल में गुस्सा नहीं था, क्योंकि ज़िंदगी ने मुझे एक बात सिखा दी थी, कुछ लोगों को सज़ा इंसान नहीं उनके अपने कर्म देते हैं। उस दिन घर का माहौल बहुत अलग था। वही दीवारें, वही आंगन, वही लोग थे, पर पता नहीं क्यों सब कुछ बदल गया था। शायद इसीलिए क्योंकि इस बार मैं उस घर में टूटी हुई लड़की बनकर नहीं, खुद को पहचान चुकी लड़की बनकर पहुंची थी। मामी बार बार मुझे देख रही थी। उनकी आंखों में पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। मामी ने कहा कि तुझे पता है दिव्या, जब तू छोटी थी ना, तब मुझे हमेशा डर लगता था। मैंने उनकी तरफ देखा। वो हल्का सा रोने लगी। डर ये था कि कहीं लोग मेरी बेटी से ज्यादा तुझे प्यार नहीं करने लगे, क्योंकि तेरे अंदर वो अच्छाई थी जो हम में कभी नहीं थी। मायरा भी चुपचाप खड़ी हुई सब कुछ सुन रही थी। उसने धीरे से मेरे पास आकर कहा, मैंने कभी आपको रोका नहीं। जब मम्मी आपके साथ गलत करती थी, शायद मैं उतनी ही गलत थी। मैं कुछ देर उनको देखती रही, फिर बहुत शांत आवाज़ में कहा कि गलती हर इंसान से होती है, पर हर कोई उसको मानता नहीं है। मामी की आंखों से आंसू गिरने लगे। उस दिन पता नहीं क्यों कितने सालों का बोझ हल्का हो गया। शाम को जब मैं वापस जाने लगी तो मम्मी ने मेरा चेहरा दोनों हाथों में पकड़ लिया। उनकी आंखों में गर्व था। आज तेरे पापा होते ना तो वो बहुत खुश होते। मेरी आंखें भर गईं। मैंने आसमान की तरफ देखा। दिल में पहली बार कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि जिंदगी ने मुझसे बहुत कुछ छीना ज़रूर था, पर आखिर में मुझे वो लोग दिए जिन्होंने मुझे मेरी कमियों के साथ अपनाया। मैं कार में बैठी तो वेदांत मुस्कुराकर बोला, अब कैसा लग रहा है मेरी दिव्या को? मैंने खिड़की से बाहर देखते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहा, पहले मुझे लगता था कि मेरी किस्मत किसी ने गुस्से में लिखी है। वेदांत मेरी तरफ देखकर मेरी बात ध्यान से सुनने लगा।
मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, पर शायद ऊपर वाला बस मेरी कहानी का अच्छा हिस्सा थोड़ी देर से लिख रहा था। वेदांत मुस्कुरा दिया। उसने धीरे से मेरा हाथ पकड़ लिया और इस बार मैंने अपना हाथ छोड़ा नहीं, क्योंकि अब मुझे डर नहीं था कि कोई मुझे मेरी कमियों की वजह से छोड़ देगा। अब मुझे यकीन हो गया था कि सच्चा प्यार इंसान की चाल नहीं, उसका दिल देखता है। और शायद यही मेरी कहानी की सबसे खूबसूरत बात थी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।